हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापंच में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और हमारा सफलतापूर्वक प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका है। हम आ गए हैं मध्यकालीन इतिहास पे। गुप्त साम्राज्य कर लिए थे। हर्षवर्धन के बारे में लास्ट क्लास में बात हुआ था डिटेल में। आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और देखना हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले जो वीडियो नहीं देखे हर्षवर्धन का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर सारा क्वेश्चन यहाँ का आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आसान सा क्वेश्चन है और देख लो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर लगा लिए होंगे, लग रहा होगा ना इजी है। चलो थोड़ी सी बातें हम करते हैं। जो चीनी यात्री है हर्षवर्धन के समय जो आने वाला हुएनसांग, ये कब आया था ये बता दो। तो ये आए थे 629 में और रहे थे 645 तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे फाहियान दिया हुआ है, तो फाहियान के बारे में भी देख लेते हैं, किसके समय में आए हैं ये। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। पहली बात ये, कब आए हैं ये? तो ये आएंगे 399 में और रहेंगे कब तक? तो 414 तक रहेंगे। अगला, इति संघ कब आए थे? तो इति संघ आएंगे 671 एडी में। और लास्ट, मेगास्थनीज के बारे में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कब आए थे? तो मेगास्थनीज आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेलुकस निकेटर इनको भेजेगा और 305 के आसपास में ये आएंगे। आपको याद है ना, 305 बीसी में सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। मौर्य जीत जाते हैं। सेलुकस निकेटर मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र देते हैं और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उनको 500 हाथी दान में देते हैं। सेलुकस निकेटर का दूत बन के मेगास्थनीज आते हैं मौर्य के दरबार में और इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहा होगा। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, ये आंसर आप लगा लोगे। क्वेश्चन ये है कि किस वंश के शासक ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाले हैं नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम किस वंश के हैं? तो ये पल्लव वंश के हैं। ठीक है, ये बातें भी कभी कभी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो इतिहास का वीडियो नहीं देखे है ना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख जरूर लीजिएगा। सारा का सारा इतिहास हम यहाँ पे कवर करेंगे एनसीईआरटी के बुक से। और पीडीएफ सारा आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं और पूरा वीडियो आपको चाहिए तो चले जाइएगा यूट्यूब पे, सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, जाके वहाँ जानकारी हासिल कर लीजिएगा। बात करते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये द्वितीय अशोक कौन था? तो द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते हैं कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठेंगे? पहले हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ है ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पता नहीं आगे मिले ना मिले। तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ है 591 एडी में और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठेंगे 606 में और गद्दी पर रहेंगे 647 एडी तक। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए गांव भी दान में देंगे। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते हैं, है ना। तो ये आगे सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। आगे चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य है, स्कंदगुप्त है, इससे रिलेटेड भी उपनाम पूछा जाता है ना। जैसे समुद्रगुप्त को समरसत कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता, है ना। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये तो सब जानता है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये तो सबको पता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन बाणभट्ट के दरबार में तो रहते थे, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या था? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक था, एक तो है हर्षचरित्र, है ना, एक पुस्तक है हर्षचरित्र और दूसरा पुस्तक है कादम्बरी। ये दोनों के लेखक कौन है? बाणभट्ट।
जो किन के दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। अच्छा, आप में से कोई ये बताना, हर्षवर्धन जो बाणभट्ट है ये कहाँ के निवासी थे? ठीक है, भारत के किस राज्य के ये निवासी थे? नेक्स्ट, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी? एहोल, बसखेड़ा खेल, हाथी गुफा विलेय या हुएनसांग का वर्णन? तो हुएनसांग ने यह वर्णन किया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन दोनों मिलकर नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा के बाएं तट पर, ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाएं तट पर युद्ध हुआ था। और हर्षवर्धन के दक्षिण के अभियान को पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक होता है। तो आंसर होगा इसका हुएनसांग के वर्णन में। आगे चलते हैं। प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि किसने धारण किया था? तो कल मैं जब पढ़ा रहा था हर्षवर्धन, ये बातें मैं मेंशन नहीं किया था, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी बातें मेंशन नहीं की हुई होती है यहाँ पे सब बराबर हो जाता है। तो दोनों वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्टिव भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। इसका आंसर, हाँ कुछ लोगों ने इसका आंसर लगा चुका होगा, आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन है? वर्धन राजवंश के संस्थापक यही है। वैसे वर्धन राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, है ना, इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन के पुत्र दो थे, कल ही बात किए थे, एक तो था राजवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री, और ये अपनी पुत्री का विवाह करेंगे मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से, जिसकी हत्या कर देगा देवगुप्त और राजश्री को उठाकर लेकर चला जाएगा। तो ये कहानी मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ, जाकर प्लीज देख लेना। आगे चलते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। यानी अगर पूछे पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। और थानेश्वर से उठाकर कहाँ? अच्छा, थानेश्वर है कहाँ? तो थानेश्वर हरियाणा जिले में है, ये भी बात याद रखिएगा। और ये थानेश्वर से लेकर आते हैं कहाँ? उज्जैन। कहाँ? कन्नौज। ये कन्नौज के क्षेत्र में लाते हैं। कन्नौज वो क्षेत्र है जहां इनकी बहन राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से, और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाएगी तो इनकी बहन को कैद कर लिया जाएगा। तो ये सारी कहानी देखने के लिए आपको YouTube पे वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं वो कहानी बताने लगूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा और दूसरे बच्चे का टाइम किल होगा। शकलोत्तर पथनाम किसे कहा जाता है? शकलोत्थल पथनाम। तो ऐसे ऐसे ना उपाधियां धारण करने वाला एक ही बंदा है जो है हर्षवर्धन। तो आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? वर्धन राजवंश पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन ही आंसर होगा, तो इसका भी आंसर होगा शिलादित्य के नाम से जाने जाते थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पे पुनरुत्थान किसका हुआ? तो जब गुप्त राजवंश का पतन हुआ तो उसी समय पुष्यभूति क्या किए? हरियाणा के क्षेत्र पे कब्जा करने लगे और अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और पुष्यभूति वंश की स्थापना किए थे। और बाद में हर्षवर्धन ने वर्धन राज्यवंश की स्थापना करते हैं। तो आंसर होगा हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो यही वो शासक है जिसने हर्षवर्धन के भाई की हत्या कर दी है, राजवर्धन की, जिसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया है। और जब हर्षवर्धन 619 ईस्वी में इससे मिलेंगे और इसकी हत्या की जाएगी, मारा जाएगा इसको, ये व्यक्ति है शशांक। ठीक है, ये व्यक्ति है शशांक जिसने ये सारे काम किए थे। देवगुप्त को उकसाया था और राजवर्धन को लालच देकर कि मेरी पुत्री से शादी कर लो, धोखे से उसको मार दिया था। आगे चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए है। ठीक है, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि बायां तट था कि दायां तट था। अभी पढ़ने का मौसम है तो पढ़ दो,
6-7 महीने पढ़ लो, ढेर सारी वैकेंसी है। और अगर कोई भी कंक्लूजन, कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है मेरे से संपर्क करो, मैं उसे फ्री में पढ़ाऊंगा और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक उसका जॉब नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आओ मेरे पास, मैं सभी चीज़ आपको दूंगा पढ़ने से रिलेटेड। चाहे आपके लिए कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, किताब चाहिए, या आपका किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को मैं आपके साथ बैठकर सॉल्व करूंगा। तो आप आओ, मैं आपके लिए पूरी मदद करने के लिए आपका तैयार हूँ। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है यार, अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप हमें दोगे। और पढ़ना कितना ज़रूरी है ना, जब आपका समय बीतेगा ना तब आपको पता चलेगा। दूसरे के अधीन रहकर कब तक जीवन बिताओगे? सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और खुद नहीं पढ़ोगे तो बच्चे को कैसे सही शिक्षा दोगे और आगे बढ़ाओगे? किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? पढ़ाई ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक पढ़ाई तो ज़रूरी है। बट लोगों की सोच क्या करें, अब रात में वीडियो बना रहे हैं, मच्छर परेशान कर रही है, अलग प्रॉब्लम है। दिन में बनाएंगे तो प्रॉब्लम होता है आवाज़ का, शोरगुल का। कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आवाज़ आता ही रहता है। खैर कोई नहीं, समस्याएं बहुत है, इग्नोर करना है चीज़ों को बस और अपने काम पे ध्यान देना है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। कन्नौज वही क्षेत्र है जिसे मालवा का शासक देवगुप्त हासिल करना चाहता है, जिसकी सहायता के लिए शशांक आया था। और शशांक के मदद से ही देवगुप्त प्रभाकर वर्धन यानी हर्ष के पिताजी की हत्या करेंगे। राजवर्धन देवगुप्त को मार देगा, लेकिन शशांक राजवर्धन को मार देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? सबको पता है यार, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा, आरआरबी का क्वेश्चन है। कौन लिखे थे? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछा था बाणभट्ट कहाँ के व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? धार्मिक सभा ये कहाँ करते थे? ये सभा जो होती थी ना, 4 दिन होता था, ये प्रयाग में करते थे। धार्मिक सभा 4 दिन चलता था। जो पहला दिन होता था इसमें शिव की पूजा की जाती थी, सॉरी, शिव की पूजा नहीं, बुद्ध की पूजा की जाती थी। तो पहला दिन जो था उसमें बुद्ध की पूजा की जाती थी। दूसरा दिन जो था उसमें सूर्य की पूजा की जाती थी। तीसरा दिन जो था उसमें शिव की पूजा की जाती थी। और चौथा दिन जो होता था उसमें दान दिया जाता था, दान दिया जाता था। और ये हर 5 वर्षों में होता था। तो क्वेश्चन आता है कि हुएन सांग जो आए थे वो किस सभा में हिस्सा लिए थे? तो हुएन सांग जो थे वो जो छठी वाला था ना, छठा आयोजन, उसी में हुएन सांग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यार क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। कहाँ है? हरियाणा के क्षेत्र में है। मैं पहले इसका आंसर बता चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हाँ, तो इसका आंसर भी आप ही दोगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। कौन थे ये? तो मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन था। देखो ना यार, मतलब ऐसा होता है ना कि कन्नौज के क्षेत्र को जीतने के लिए ग्रहवर्मन की हत्या की जाती है, प्रभाकर वर्धन को मारा जाता है, राजवर्धन को मारा जाता है। एक 16 साल का बच्चा हर्षवर्धन पूरे साम्राज्य को संभालता है और बैठता है कब? 606 में, और रहता है 647 तक। देख लो, 16 वर्ष का बच्चा है लेकिन 41 वर्षों तक शासन किया। और कहा जाता है कि हर्ष जो थे वो अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा थे। भाई, इनके दरबार में 60,000 हाथी था, 1 लाख खाली घोड़े थे, ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ यार, देवगुप्त था मालवा का शासक, देवगुप्त। तो आंसर होगा देवगुप्त। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी, किस समय? ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, बंथड़ निगेटिव है तो इसका ख्याल रखना, और लट पट कुछ भी मत कर देना, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। मैं आपको बोल रखा हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं सब करूँगा। और मैं एक छोटा छोटा क्लिप लेकर आऊँगा, जैसे मैं आज ही आपको, कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सलेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड,
ये सारे रिस्पायरेटरी ग्रह। तो इसके बारे में ना थोड़ा थोड़ा साइंस का हम एक एक करते रहेंगे शॉर्ट वीडियो, और अगर डिटेल में चाहिए तो मेंशन कर देना कमेंट में। हर्षवर्धन अपने राज्यरोहण के समय ये करते हैं। क्या हमारा है सर, हर्ष संवत ना। अब संवत से रिलेटेड कुछ बात समझ लेना। पहली बात, एक चला था हमारा विक्रम संवत, और ये क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में होगा, पहला। दूसरा पूछा जाता है शक संवत। शक संवत की शुरुआत किया गया था 78 AD में। तीसरा हमारा पूछा जाएगा, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, आप भी कॉपी में मेंशन करते चले जाना, ठीक है। तीसरा जो हुआ था हमारा, वो हुआ था मौर्य संवत, है ना। और मौर्य संवत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होगा 321 BC में। मौर्य संवत था तो मौर्य पहले थे ना, उसके बाद आया था ना शक। अरे ये कुषाण वंश के समय में आए हैं, तो ये बातें ध्यान रखना, है ना। कनिष्क के शासनकाल में चला था हमारा शक संवत। इसके बाद हमारे आएंगे गुप्त संवत। और गुप्त संवत का अगर बात करें कि गुप्त संवत कब चला था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त संवत कब चला था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते गुप्त संवत कब चला था, तो ये होगा हमारा कब, 319 AD में, जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठेंगे। इसके बाद एक पूछ रहा है हर्ष संवत। तो हर्ष संवत कब चला था, 606 में। तो ये जितने भी संवत है ये सारे के सारे पूछा जाता है। शक संवत का इस्तेमाल हमारा भारत सरकार करता है ना, कैलेंडर के रूप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हर्षवर्धन जब शशांक को मारेंगे, अपनी बहन को वापस लाएंगे दिवाकर मित्र की सहायता से, और जब कन्नौज मिलने जाएंगे अपनी बहन से, तो कन्नौज का जो जनता होती है वो चाहती है कि हर्षवर्धन यहाँ के राजा बन जाए। लेकिन समस्या था, फिर थानेश्वर को कौन देखेगा, इसलिए कन्नौज की को दूसरी राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है यार, ठीक है। कन्नौज जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश में है, और यही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट आपस में लड़ेंगे, ठीक है। वेन की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़े उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था। वो कौन सा नगर था जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। तो ये हमारा क्षेत्र था मथुरा का क्षेत्र, जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। नेक्स्ट, कभी बाणभट्ट निवासी थे, आ गया ना क्वेश्चन। तो अगर सर्च कर लिए होगे तो आंसर दे देना, आंसर होगा थानेश्वर। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, थानेश्वर के। नागानंद की रचना किसने की थी। अब देखो हर्षवर्धन तो राजा ही है, 3 पुस्तक लिखा है, एक तो नागानंद है, दूसरा हमारा है रत्नावली, और तीसरा है प्रियदर्शिका। आगे में भी क्वेश्चन मिले क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा हर्षवर्धन। पक्का मिलेगा आंसर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन देखो ना, बीपीएससी का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ किया था। तो 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया जाएगा, कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नागानंद। आ गया भाई, देख लो ये क्वेश्चन पूछा, RS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर, इसका आंसर आप ही देना, और प्लीज अगर इसका भी आंसर गलत कर दे रहे हो ना तो सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं किया जा सकता आपका, क्योंकि अभी अभी हम पीछे आंसर दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, गुर्जर प्रतिहार। कौन पराजित करेगा, हर्ष पराजित करेगा। आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। गुर्जर प्रतिहार को पराजित करने वाले। पार प्रतिहार राष्ट्रकूट। आज भी भारत में हुएन को याद करने का मुख्य कारण क्या है, और ये सभी को अच्छे से देख लेना, सारा का सारा हुएन से रिलेटेड है। हर्ष के प्रति सम्मान वो तो व्यक्त करते ही थे, नालंदा का अध्ययन वो उसमें तो पढ़े ही थे, बौद्ध धर्म में आस्था, बौद्ध धर्म में तो उनको एक गहरी आस्था थी। CU की उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जबरदस्ती मत करने लगना, अगर जानते हो तो आंसर मारना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। ये चारों के चारों चीजें सही है, लेकिन पूछा जाता है मुख्य कारण क्या है, वहां पे मुख्य पूछा गया है, तो आंसर होगा उनकी पुस्तक के द्वारा।
किस चीनी यात्री को वर्धमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है जी ये क्वेश्चन। कौन होंगे? हुएनसांग होंगे, है ना, हुएनसांग। आगे चलते हैं। अच्छा, लिखा नहीं रहे क्या? हुएनसांग आंसर होगा। नेक्स्ट, हुएनसांग भारत में लगभग कितने समय तक रहे थे? तो देखो 15 वर्षों तक रहा था यार। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम 14 वर्ष ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो डिसाइड कर लिया कि ये आंसर होगा तो ये आंसर होगा। आप कितना भी आप करते रहिए वो नहीं सुनने वाला है। बहुत सारा आंसर ऐसा होता है जो वो गलत लेकर बैठ जाता है और मान लेता है कि यही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हुएनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन के कहाँ महासभा का आयोजन 643 में किया गया था? तो ये महासभा का आयोजन और कहीं नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा हमारा कहाँ? कन्नौज के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पता है कुंभ मेला अभी लगा है ना, कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, है ना, यहाँ पे 4 जगहों पे उत्तर प्रदेश के 4 क्षेत्रों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। एक आता है प्रयाग, एक आता है कन्नौज, एक होता है थानेश्वर, एक आता है उज्जैन का क्षेत्र। तो ये सारे लगते हैं। हर्षवर्धन कुंभ मेले का शुरुआत किया था। ठीक है, जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन वहाँ पे होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, घड़ा मिला था, अमृत घड़ा, उसी पे, इसीलिए अमृत स्नान किया जाता है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती आक्रगमन को रोका था, वो कौन व्यक्ति था? फिर से आ गया, तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय रोके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 गांव को दान स्वरूप दिए थे? मैं पहले बताया था कि हर्षवर्धन नालंदा के गांव के रखरखाव के लिए गांव दान में देंगे, तो आंसर होगा हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। मिलान करना है जी, बढ़िया से मिलान करना। हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, तो ये होगा बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित्र, भातृहरि, नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, और मयूर सूर्य शतक। इसका ऑप्शन नीचे नहीं दिया है, मिला लीजिएगा, आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके हाई कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। आई होप एंजॉय की होगी। कल हम बात करेंगे चोल चालुक्य साम्राज्य यानी दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में जल्दी ख़त्म कर दूंगा पूरा का पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।